हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्याय बिहार में मुगल शासन से संबंधित है। चूँकि आप पिछले वीडियो में मुगल के मध्य में ही उदित द्वितीय अफगान शासक शेर शाह सूरी के बारे में जाना। आपने देखा कि किस प्रकार मुगलों के शासन को अफगानों ने प्रभावित किया, परंतु अफगान के पतन के उपरांत भारत में पुनः मुगल शासकों ने एक साम्राज्य स्थापित किया। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भारत में मुगल क्यों और कैसे आए, किस प्रकार एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किए एवं यहाँ का शासन व्यवस्था मुगल कालीन कैसा रहा। तो चलिए आज का अध्याय बिहार में मुगल शासन को प्रारंभ करते हैं। बिहार में मुगल शासन को जानने से पूर्व यह जानते हैं कि भारत में मुगलों का आगमन कैसे हुआ। चूँकि आप पीछे शेर शाह सूरी के अध्याय में भी आपने देखा कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में उमर शेख मिर्जा के घर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मोहम्मद बाबर पिता के वंश से यह तैमूर का वंशज था, जबकि मातृ वंश की ओर से यह चंगेज खां का वंशज था और ये दोनों वंश संसार के महान विजेता थे। 1494 ईस्वी में पिता शेख मिर्जा के मृत्यु के उपरांत बाबर अल्प आयु में ही मात्र 11 वर्ष की अवस्था में फरगना जैसे छोटे राज्य का शासक बना। चूँकि उस समय उसका राज्य काफी छोटा था, फलतः यह अपना क्षेत्र विस्तार शुरू कर दिया। बाबर मध्य एशिया को विजित करे और समरकंद को जीत कर अपना साम्राज्य बनाए रखे, ऐसी अनुकूल परिस्थिति बाबर के साथ नहीं था। वह अपने शासन के प्रारंभिक जीवन में अस्थिर ही रहा। इसी क्रम में बाबर 1504 ईस्वी में काबुल एवं गजनी को जीता। चूँकि मध्य एशिया में बाबर के कई बड़े प्रतिद्वंदी थे, अतः बाबर का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ और एक बड़े साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा के साथ बाबर ने भारत को विजित करने की महत्वाकांक्षा को प्रकट किया। चूँकि 16वीं शताब्दी तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो चुकी थी। दिल्ली में इब्राहिम लोदी एक प्रतापी शासक नहीं था एवं अलग अलग क्षेत्रों में जैसे दक्षिण भारत में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा, कश्मीर, सिंध, पंजाब, उड़ीसा आदि दिल्ली की अधीनता को त्याग कर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे एवं ये आपस में प्रतिस्पर्धा में ही उलझे रहते थे। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था और इब्राहिम खान लोदी के चाचा आलम खान लोदी भी दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। उसी समय पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी, जो आलम खान लोदी का सहायक था। इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। फलतः बाबर को भारत पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य विस्तार करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। बाबर पहले पंजाब में प्रवेश किया, इसके उपरांत यह भारत की स्थिति को समझा और उसके बाद ही वह दिल्ली पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के पीछे बाबर की कई नीति उसे सफलता प्रदान की, जिसमें बाबर द्वारा तोप का प्रयोग करना इसकी सफलता का मुख्य कारण हुआ। साथ ही साथ बाबर द्वारा तुलगाम युद्ध नीति भी अपनाया गया। तुलगाम युद्ध नीति में मुख्य रूप से अपनी सेना को दाहिने बाएं एवं मध्य क्षेत्र में यानी कई क्षेत्र में बांटा जाता है और सबसे पहले एक सेना की टुकड़ी प्रतिद्वंदी राजा पे आक्रमण करता है, उसके उपरांत दूसरी टुकड़ी इस पे पीछे से आक्रमण कर इसे चारों तरफ से घेर लेती है। इसी नीति को तुलगाम नीति कहा जाता है। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने में तोप एवं तुलगाम नीति बाबर के लिए मुख्य सहायक सिद्ध हुआ। पानीपत में विजय स्थापित करने के उपरांत बाबर का दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ, जो कि खानवा के शासक राणा सांगा के साथ हुआ। इस खानवा के युद्ध में भी बाबर ने ही अपना विजय स्थापित किया। खानवा के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय राणा सांगा को मदद कर रहा था। फलतः
चंदेरी को भी जीतना बाबर का एक प्रमुख कारण बन गया। फलतः 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ही विजय स्थापित किया। बाबर का चौथा एवं आखिरी युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ, क्योंकि अफगान उस समय पूर्व में एकत्रित हो गए थे। बाबर बंगाल पर आक्रमण नहीं करना चाहता था, वह पत्र व्यवहार के माध्यम से समझौता करना चाहता था, परंतु अफगान नहीं माना। फलतः 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के तट पर अफगानों एवं बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया। घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। 1530 ईस्वी में बाबर के मृत्यु के उपरांत हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी दिल्ली की गद्दी पे आसीन हुआ। अपने शासन के प्रारंभ से ही हुमायूं कठिनाइयों से घिरा रहा। कुछ कठिनाइयां तो उसे पिता से विरासत के रूप में मिली थी, जैसे सगे संबंधियों का सहयोग न मिलना, यहाँ तक कि हुमायूं को अपने भाई के द्वारा भी शासन स्थापित करने में कोई विशेष सहयोग नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपने भाइयों का विरोध का ही सामना करना पड़ा। इन सब में से सबसे बड़ी कठिनाई अफगान शासक शेर शाह सूरी था। फलतः हुमायूं को सिंध एवं ईरान क्षेत्रों में जाकर शरण लेना पड़ा एवं संघर्षमय जीवन बिताना पड़ा। इसी संघर्षमय जीवन के दौरान अमरकोट के राजा विरसाल के घर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था अकबर। उस समय हुमायूं का एक वफादार सैनिक बैरम खां था, जो हुमायूं को काफी मदद प्रदान कर रहा था इस संघर्षमय जीवन के दौरान। अंततः दिल्ली पे जब शेर शाह के अयोग्य उत्तराधिकारी आसीन हुए, तो हुमायूं को पुनः भारत पर अपना शासन स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ और 22 जून 1555 को सरहिंद के विजय के साथ मुगल अर्थात हुमायूं ने अफगानों को भारत से सदा के लिए हटा दिया और स्वयं दिल्ली के गद्दी पर आसीन हो गया। इस समय हुमायूं दिल्ली से अफगानों को हटा दिया, परंतु वह भारत के पूर्व में जाकर एकत्रित होकर अपना शासन चला रहे थे। अफगान पूर्णतः भारत से खत्म नहीं हो पाए थे, परंतु एक दुखद घटना घटी। अभी हुमायूं अपने जीते हुए भारत के राज्य को सुरक्षित भी न कर पाया कि उसका अंत समय आ गया। 27 जनवरी 1556 के दिन हुमायूं दीनपनाह के पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फलतः हुमायूं की यही मृत्यु हो गई। हुमायूं के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में ही राजा बनाया गया। अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ था। उस समय की परिस्थिति बिल्कुल भी अल्पायु शासक अकबर के पक्ष में नहीं थी, अर्थात उसके लिए परिस्थितियां काफी कठिन थी, परंतु उसके संरक्षक एवं हुमायूं का वफादार बैरम खां की मदद से अकबर तत्कालीन समय में उदित शक्तिशाली विरोध को समाप्त किया। उसका सबसे प्रथम संकट आदिल शाह सूर, जो शेर शाह का पुत्र था, उसका वजीर एवं सेनापति हेमू था, जिसने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार करना चाहा। उस समय जब हेमू आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया, उस समय अकबर पंजाब क्षेत्र में था। दिल्ली पर अधिकार करने हेतु हेमू आगे बढ़ा। फलतः अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ और बैरम खां ने अकबर को तलवार छूकर अर्थात तलवार छूने के रस्म को करने के उपरांत बैरम खां हेमू का सर कलम कर दिया। इस प्रकार पानीपत के युद्ध में न सिर्फ अकबर का बड़ा शत्रु समाप्त हुआ, बल्कि मुगल साम्राज्य विस्तार का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार अकबर न सिर्फ दिल्ली का सम्राट बना, बल्कि अपने दादा एवं पिता द्वारा विजित क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक विस्तृत भूभाग पर मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा। चूँकि बाबर अपने भारत विजय के दौरान मात्र 4 वर्ष तक ही शासन किया और वो भी युद्ध में ही व्यस्त रहा। उसका उत्तराधिकारी हुमायूं भारत में स्थिर रूप से शासन नहीं कर
पाया क्योंकि शेर शाह सूरी उसे शासन स्थिर रूप से करने नहीं दिया। जब हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो अकबर ने ही यानी मुगलों द्वारा अकबर के शासन में ही बिहार पर अपना शासन स्थापित किया गया, क्योंकि अस्थायी रूप से भारत में मुगल को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। अकबर दिल्ली पर शासन स्थापित करने के उपरांत यह भारत में अस्थायित्व प्राप्त किया और अपना साम्राज्य विस्तार कर संपूर्ण क्षेत्र को विजित किया और संगठित किया। संगठित करने के बाद अपने पूरे साम्राज्य को कई सूबों में बांटा, उसमें से एक सूबा या एक प्रांत बिहार भी था। तो आइए अब हम आज का मुख्य टॉपिक बिहार में मुगल शासन को देखते हैं, क्योंकि अकबर जब अस्थायी प्राप्त किया तो अब बिहार में शासन व्यवस्था इसके हिसाब से नियंत्रित होने लगा। अकबर जो अपने संपूर्ण साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा था वो इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये सारा बिहार, बंगाल, अजमेर, दिल्ली आदि ये सब अकबर के प्रांत थे। अकबर के शासन काल में या फिर मुगल साम्राज्य के दौरान बिहार के पूर्व में बंगाल स्थित था, जिसका बिहार पर काफी प्रभाव हमेशा पड़ते रहता था। और अकबर जब गद्दी पे आसीन हुआ था उस समय बिहार एवं बंगाल में अफगानों का शासन था। तो आइए अकबर के काल में बिहार के शासन को देखते हैं। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। 1580 के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि 1580 के आसपास ही अकबर द्वारा बिहार को विजित किया गया था। चूँकि अकबर संपूर्ण मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। ये 12 सूबों की जानकारी अलग अलग पुस्तक में अलग है। बिहार ग्रंथ अकेडमी के अनुसार अकबर अपने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था एवं कई पुस्तक के अनुसार कहीं कहीं 12 सूबा में विभाजित करने की जानकारी मिलती है। तो उनके द्वारा यानी अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य जो कई सूबों में विभाजित था उसी में से एक था बिहार। प्रारंभ में अफगान शासक दाऊद खां करारानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ दिन उपरांत इसने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया और राजस्व अकबर को भेजना बंद कर दिया। फलतः अकबर ने खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया और दाऊद खां करारानी पर नियंत्रण स्थापित करने को कहा और अंततः खानम मुनीम खां ने दाऊद खां को पराजित किया एवं बिहार के गवर्नर के रूप में अकबरकालीन शासक नियुक्त हुआ। अकबरकालीन बिहार में मुगल प्रांतपतियों में सबसे प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली राजा था मानसिंह, जिसका शासनकाल 1587 से 1594 ईस्वी के बीच रहा। मानसिंह ने अपनी राजधानी रोहतास को बनाया था, अर्थात बिहार की राजधानी रोहतास को बनाया था। इसने कुछ समय तक राजमहल क्षेत्र में भी अपनी राजधानी स्थित कर रखी थी, जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर एवं झारखंड के क्षेत्रों में विस्तृत है। राजमहल को ही इसने अकबर नगर का नाम दिया था। रोहतास गढ़ में मानसिंह ने हरिश्चंद्र मंदिर का भी निर्माण करवाया था और बिहार में एक सुव्यवस्थित शासन मानसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। अकबर के जीवन के अंतिम वर्षों में अकबर का राजकुमार सलीम ने विद्रोह कर दिया था। सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से मुगल शासक बना, यह वही था। चूँकि अकबर का जहांगीर अर्थात शहजादा सलीम को अधिक लाड़ प्यार देना ही इसे विलासी एवं आराम पसंद बना दिया था और अकबर अधिक दिनों तक जीवित रहा और शासक बना रहा। ऐसे में जहांगीर भी जल्द ही शासक बनना चाहता था। फलतः 1599 ईस्वी में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के क्रम में सलीम अर्थात जहांगीर ने अकबर के प्रिय अबुल फजल की हत्या कर दी। फलतः अकबर काफी दुखी हुआ। अकबर की पत्नी सलीमा बेगम के समझाने पर अकबर से जहांगीर ने माफी मांग लिया और अकबर उसे माफ कर दिया। ये सलीमा बेगम अकबर के संरक्षक बैरम खां की विधवा पत्नी थी, जिससे बाद में अकबर ने विवाह कर लिया था। माफी मांगने के उपरांत जहांगीर 1603 में इलाहाबाद चला गया और वहां जाकर शराब एवं नाच गान में डूबा रहा। फलतः इसकी पत्नी जगत गोसाई उसकी आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। 1604 ईस्वी में जब सलीम अर्थात जहांगीर की दादी की मृत्यु हुई तब वह आगरा आया और अकबर इसे पुनः माफी प्रदान किया। उसके उपरांत जहांगीर अकबर के साथ ही रहने लगा। 3 अक्टूबर
1605 को अकबर का मृत्यु हो गया। उसके बाद सलीम अर्थात जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और मुगल शासक बना। जहांगीर मुगल शासक बनने के उपरांत इसने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार बनाया। इसने अर्थात लाल बेग या बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मंदिर बनवाया, साथ ही साथ नूर सराय नामक एक सराय का निर्माण करवाया। यह नूर जहां अर्थात मेहरुनिशा का बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ रुकने के लिए निर्मित करवाया गया था। चूँकि नूर जहां या मेहरुनिशा जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी थी और जब वह बंगाल आई थी तो इसी क्रम में जब पुनः वापस दिल्ली लौट रही थी तो इसके रुकने के लिए नूर सराय नामक एक सराय का निर्माण बाज बहादुर द्वारा किया गया था। जहांगीर ने बाज बहादुर को कुली खान की उपाधि दी। 1607 में बाज बहादुर को जहांगीर ने बंगाल का गवर्नर बना दिया। उसके उपरांत अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान को 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया गया। यह अफजल खान वही था जब जहांगीर अकबर के जीवन के अंतिम समय में विद्रोह किया था, जिसकी हत्या जहांगीर द्वारा करवाया गया था। उसी के पुत्र को 1608 में अब्दुल रहमान को बिहार का सूबेदार बनाया। 1615 ईस्वी में नूर जहां का भाई इब्राहिम खान ककार को सूबेदार नियुक्त किया गया। अभी मैं बताई कि जहांगीर की प्रिय पत्नी नूर जहां थी, उसी का भाई इब्राहिम खान ककार था। यही इब्राहिम खान ने 1616 ईस्वी में पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि मुगल स्थापत्य का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपने राजकुमार अपने पुत्र परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। परवेज पहला राजकुमार था जिसे प्रांतपति के रूप में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। इसके उपरांत बिहार के प्रांतपति के रूप में राजकुमारों को ही यह पद प्रदान किया जाने लगा। इस प्रकार शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार था। जिस प्रकार जहांगीर ने अपने पिता के अंतिम समय में विद्रोह किया था, उसी प्रकार जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने भी अपने पिता जहांगीर के जीवन के अंतिम समय में विद्रोह किया था। शाहजहां द्वारा अर्थात शहजादा खुर्रम द्वारा विद्रोह का मुख्य कारण था जहांगीर की पत्नी नूर जहां का महत्वाकांक्षी होना। जहांगीर की पत्नी नूर जहां से विवाह के उपरांत ही नूर जहां का प्रभाव बढ़ने लगा था। नूर जहां ने एक दल का निर्माण कर ली थी, जिसमें उसका पिता एतमाउद्दौला, भाई आसफ खां एवं शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां तथा उनकी मां अस्मत बेगम शामिल थी। आगे यह निश्चित था कि अगला उत्तराधिकारी शाहजहां ही बने, परंतु नूर जहां ने अपने पूर्व पति से जन्मी बेटी लाड़की बेगम का विवाह शहरयार से कर दी और उसे ही अर्थात शहरयार को ही उत्तराधिकारी मान ली। फलतः शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने शहजादा परवेज को विद्रोह दबाने का दायित्व दिया, परंतु खुर्रम ने उसे जीतकर बिहार छीन लिया। परंतु 1924 तक परवेज पुनः बिहार को प्राप्त कर लिया। शहजादा खुर्रम विद्रोह के अंतिम दिनों में बीमार पड़ गया। फलतः इसने जहांगीर से माफी मांग ली और जहांगीर इसे माफ कर दिया। इस प्रकार आपने देखा कि 1623 से 24 ईस्वी में बिहार क्षेत्र शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां के विद्रोह से प्रभावित रहा, क्योंकि बिहार में तत्कालीन समय में राजकुमार परवेज शासन कर रहा था, जिसे जहांगीर द्वारा शहजादा खुर्रम के विद्रोह को दबाने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया था, जिससे ये बिहार क्षेत्र भी इसके विद्रोह से प्रभावित रहा। खुर्रम ने राजकुमार परवेज से बिहार छीन लिया तथा खाने दुर्रान आनी बैरम बेग को बिहार का सूबेदार बनाया। 1524 ईस्वी में राजकुमार परवेज ने अंततः शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां को पराजित कर पुनः बिहार को अपने अधीन कर लिया। चूँकि शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां द्वारा किया गया विद्रोह 1626 ईस्वी तक समाप्त हो गया और 1627 ईस्वी में जहांगीर के मृत्यु के उपरांत शाहजहां भारत की गद्दी पर
आसीन हुआ। शाहजहां दिल्ली के गद्दी पर आसीन होने के उपरांत 1539 ईस्वी में मुमताज महल, जो शाहजहां की पत्नी थी, उसका भाई शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। शहजादा दारा, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, इसके इशारे पर 1557 ईस्वी में अलावर्दी खान बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित किया और शहजादा शुजा, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, उसे बिहार सौंप दिया। शाहजहां अपने शासन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में कैद रहा, जिसे औरंगजेब ने कैद कर दिया था। शाहजहां अपने पुत्र दारा शिकोह को दिल्ली की गद्दी पे बिठाना चाहता था, परंतु औरंगजेब इस मत से सहमत नहीं था और उसने दारा शिकोह को न सिर्फ पराजित किया, बल्कि अपने पिता शाहजहां को बंदी के रूप में आगरा के किले में कैद कर दिया। और अंततः जब शाहजहां की मृत्यु हो गई तो उनके सामान्य सैनिकों द्वारा उसे, जो अपनी पत्नी के याद में, मुमताज महल के याद में आगरा का ताजमहल बनाया, उसी के समीप शाहजहां को भी सैनिकों द्वारा दफना दिया गया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में शाहजहां के समय में मुगलों का स्वर्णिम काल था, वहीं अंतिम दिनों में यह अपनी जिंदगी के सबसे कष्टकर दिनों को बिताया। पिता की मृत्यु से पूर्व ही औरंगजेब दिल्ली के गद्दी पे आसीन हो गया था, पिता को बंदी बनाकर। दिल्ली के गद्दी पर औरंगजेब के आसीन होते ही इसने दाऊद खां कुरैशी को 1559 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने दाऊद खां कुरैशी ने 1559 से 1564 ईस्वी तक बिहार की सूबेदारी की। इसी के समय में औरंगाबाद जिले में दाऊद खां कुरैशी ने दाऊद नगर नामक शहर को बसाया था। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने ही पटना का पुनर्निर्माण करवाया। अभी तक जो पटना का महत्व समाप्त हो चुका था, उसे अजीम द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया और पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा। अर्थात पटना का अजीमाबाद नाम रखने का श्रेय शहजादा अजीम को जाता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया। इसके बाद इसके पुत्रों में भी उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह औरंगजेब के बाद अगला मुगल शासक बना। औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत मुगल कालीन शासन को उत्तर मुगल कालीन शासक या शासन कहा जाता है। इसमें औरंगजेब के उपरांत उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल कालीन मुगलों में प्रथम शासक बना। बहादुर शाह प्रथम ने भी अपने भाइयों को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पे आसीन हुआ। बहादुर शाह प्रथम का 4 पुत्र था। पहला था जहांदार शाह, दूसरा अजीमुस्शान, तीसरा रफीउस्शान और चौथा जहान शाह। पहले तो जहांदार शाह शासक बना, उसके बाद जहांदार शाह के उपरांत उसका अगला पुत्र अजीमुस्शान का पुत्र फर्रुखसियर शासक बना। फर्रुखसियर चूँकि उस समय बंगाल का नायाब था, इसने जहांदार शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी को हथियाया था। यह पहला शासक था, यानी फर्रुखसियर पहला शासक था जिसकी राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसके उपरांत फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाने का श्रेय तत्कालीन समय में सैयद बंधुओं को जाता है, लेकिन फर्रुखसियर ने सैयद बंधु के विरोध ही षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया था। फलतः सैयद बंधु मराठों से मिलकर फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया और उसके उपरांत रफी-उद-दरजात को शासक बनाया। रफी-उद-दरजात अधिक दिनों तक शासक नहीं बना रहा। इसके उपरांत सैयद बंधु ने ही रफी-उद-दौला को शासक बनाया। यह भी बहुत कम समय तक ही शासक बना रहा। इसके उपरांत उसका चौथा पुत्र जहान शाह का बेटा मोहम्मद शाह शासक बना, जो कि 1548 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह शासक बना। उसके बाद अगला शासक मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। इसी के काल में प्लासी का युद्ध हुआ और आलमगीर द्वितीय के उपरांत शाह आलम द्वितीय शासक बना, जिसके शासन काल में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में शाह आलम भी शामिल था। इसके साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों संयुक्त रूप से बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। शाह आलम के उपरांत
अकबर द्वितीय मुगल शासक बना, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और सबसे अंत में बहादुर शाह मुगल शासक बना, जो 1857 की क्रांति में भाग लिया। मोहम्मद शाह के शासन काल में मुगलों की अधीनता को त्याग कर कई शासक स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। इसी के शासन काल में हैदराबाद स्वतंत्र हो चुका था। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में मुगलों की अधीनता त्याग कर मोहम्मद शाह के शासन काल में ही स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। अभी आपने देखा कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल बादशाह बना और अपने पुत्र शहजादा अजीम उस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया एवं फर्रुखसियर को बंगाल में नायाब का पद दिया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार आ गया। फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि फर्रुखसियर के इशारे पे ही इससे पूर्व के मुगल शासक की हत्या हो चुकी थी और उस समय यह पटना में था, फलता पटना में ही इसने 1713 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली की गद्दी पर अपना आधिपत्य का दावा किया। फर्रुखसियर के बाद अब बिहार पर बंगाल के नवाबों का आधिपत्य शुरू हो चुका था। अब बिहार बंगाल के अंतर्गत एक प्रांत बन गया था। मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही बंगाल में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मुर्शिद कुली खां ने धीरे धीरे बंगाल के साथ साथ बिहार पर भी अपना प्रभुत्व विस्तृत कर लिया और इस प्रकार बिहार बंगाल के अधीन एक क्षेत्र बन गया। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि किस प्रकार मुर्शिद कुली खां बंगाल में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर बिहार को भी अपने प्रभुत्व में शामिल कर लिया एवं मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारियों के समय में किस प्रकार अंग्रेज बंगाल में अपना व्यापार विस्तृत करते हुए अपने शासन को स्थापित किया। मध्यकालीन बिहार का एक और चैप्टर बिहार में बंगाल शासक के उपरांत आधुनिक बिहार का अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। तो अब मध्यकालीन बिहार में मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो गया है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।